Hello, you are watching my YouTube channel, and this is Tajwir Ali, and I'm talking about world religions, ideologies, theories, and other isms. आज बहुत सारे मेरे लिसनर्स की तरफ से एक डिमांड आया था कि सिविल सर्विस के ऊपर मैं बात करूं। तो सबसे पहले मैं क्रिटिकल एनालिसिस ऑन द सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान के टॉपिक के ऊपर आज के लेक्चर में बात करना चाहता हूं। अब इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्रिटिकल एनालिसिस क्या है। क्रिटिकल एनालिसिस कहते हैं किसी भी चीज़ के दोनों रुखों को देखना, बल्कि दोनों रुखों को नहीं, उसी चीज़ के चारों रुखों को देखना, उसके प्रोस एंड कॉन्स को देखना, उसके प्रॉब्लम्स को देखना, उसके स्ट्रेंथ्स को देखना और उसकी वीकनेसेस को देखने, ये सब कुछ देखने को क्रिटिकल एनालिसिस कहते हैं। जबकि हमारे मुल्क में अक्सर कोई भी किसी चीज़ के ऊपर क्रिटिकली देखता है, क्रिटिकल एनालिसिस करता है, तो दूसरे समझते हैं कि शायद इसको खुद इसी एस्पेक्ट में नाकामी हुई है, तो इसीलिए ये इसी के ऊपर बात कर रहा है। ऐसी बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो इस किसी सिस्टम में, किसी एग्ज़ाम में जब लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनकी क्रिटिकल एनालिसिस उससे भी ज़बरदस्त हो सकती है। क्रिटिकल एनालिसिस हर किसी का हक है। किसी भी चीज़ के ऊपर हम क्रिटिकली किसी भी चीज़ को हम देख सकते हैं। लाजमी नहीं है कि हम उसी चीज़ के विक्टिम होके ही उसके ऊपर क्रिटिसाइज, बल्कि उसी चीज़ के बेनिफिशरीज होके भी हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। इट्स राइट। अच्छा, इसके बाद फॉर्मली हम आते हैं अपनी आज की डिस्कशन की तरफ। तो हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस इन द वर्ल्ड, दुनिया में ये सिस्टम कैसे शुरू हुआ, तो इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूँगा। जैसे कहा जाता है चाइना की एक डायनेस्टी में 4000 साल पहले एक बादशाह ने एक निज़ाम मुतारफ़ करवाया था जिसके थ्रू काबिल लोगों को अहम मनसब दिए जाते थे। ब्यूरोक्रेसी की पोजीशंस काबिलियत की बुनियाद पर एक एग्ज़ाम लिया जाता था और उसके बेसिस पे दिए जाते थे। ये उसी वक्त की बात है जब चाइना ने कागज़ का नोट भी ईजाद किया था। तो जो चाइना है, इसकी हिस्ट्री में ये बहुत एक सिविलाइज्ड नेशन रही है, तो ये ईजाद बहुत पुरानी चाइना की कही जाती है। उसके बाद फिर दूसरे एम्पायर्स में, सिविलाइजेशंस में ये आता रहा। इसी तरह जाकर जो जदीद दुनिया जिसको कहते हैं, जो 15th सेंचुरी के बाद की जो दुनिया है, जो मॉडर्न ट्रेंड्स जो ज़्यादातर डेवलप हुए हैं वो उसी में हुए हैं। तो उसमें जो बरतानिया था वो मॉडर्न दुनिया का एक चैम्पियन हुआ करता है, उसी वक्त भी था और आज तक इवन उसकी एक सुपीरियोरिटी किसी न किसी शक्ल में दुनिया में पाई जाती है। तो फिर वो बरतानिया ने ये निज़ाम बरतानिया के अंदर मुतारफ़ करवाया था। शाही अफसर बनाने के लिए एक एग्ज़ाम लोगों में लिया जाता था जो क्वीन के नौकर होते थे, और ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम था वो वहीं से शुरू हुआ। फिर इसी तरह सब कंटिनेंट के अंदर कैसे आई, ये भी एक सवाल है, ये ब्यूरोक्रेसी। तो 1600 सदी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिफरेंट ममालिक में अपनी हुकूमत शुरू कर दी, या अपनी कारोबार तिजारत शुरू कर, तिजारत के बाद फिर हुकूमत शुरू कर दी वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो इसी तरह इंडिया में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू में हुकूमतें छीननी शुरू की और हुकूमतें करनी शुरू की, उस वक़्त एक निज़ाम भी अपने साथ जो चलाया, सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन, जैसे कंपनी का मुलाजिम भर्ती करने के लिए एक इम्तहान रखा। उसी इम्तहान को यहीं ICS उसी ज़माने में कहते, कंपनी के मुलाजिम भर्ती करने के लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम रखा और वही चलता रहा। फिर जाकर एक ज़माना आया, बरतानिया पूरे हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम पे कब्ज़ा कर लिया और चलाना शुरू किया। तो लॉर्ड मैकाले के बारे में कहा जाता है कि उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके ये बात की थी कि आज से इंडिया के अंदर मैंने एक ऐसा निज़ाम तालीम राइज़ किया है जिससे सिर्फ कलरिक निकलेंगे। हमारा लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसे पर्शियन था उसको डिस्ट्रॉय किया गया, और इसी तरह हमारा निज़ाम तालीम जो है वो उसे गड़बड़ किया गया। तो उसी दौरानिए में बरतानिया ने
यही एग्ज़ामिनेशन सिस्टम कंपनी का के ज़रिए इंडिया में अपना जाल फैलाया और इंडिया के जो काबिल लोग थे उनको इंडक्ट किया और उनसे खिदमत लिए। तो इसके बारे में बहुत सारे क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग ये भी कहते हैं कि ये भी एक चाल थी कि जो काबिल थे उनको लेकर हुकूमती निज़ाम में टेबलों के ऊपर बैठ के चुपचाप काम करने वाले बना दिए, जिसे ब्यूरोक्रेट कहते हैं, जिसे डिग्निफाइड क्लर्क भी कहते हैं क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग। तो डिग्निफाइड क्लर्क्स ही बना दिए जो एक्सेप्शनल्स थे, ज़्यादा काबिल थे, और जो काबिल नहीं थे, कोशिश करने वाले थे, जुनूनी थे, उनको भी टू सम एक्सटेंट स्पॉइल किया। जो सिविल सर्विस की कोशिश करते हैं और सिविल सर्वेंट बनने की कोशिश करते हैं, तो जब उनको सिविल सर्विस में सिलेक्शन नहीं हो जाते तो फिर वो भी स्पॉइल हो जाते। एक तबके को स्पॉइल किया और दूसरे तबके को फंसा के स्पॉइल किया। यानी फंसा के स्पॉइल करना आई मीन कि अब कोई ब्यूरोक्रेट बनता था उसी ज़माने में भी, आज भी, तो वो आइंस्टाइन नहीं बनता कभी भी। वो ओपनली सोच ही नहीं सकता। वो एक सिस्टम है, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, उसके अंदर रह के उसने अपनी ज़िंदगी खुश असलूबी से और खुशहाली से गुजार सकता है और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो यह भी एक साजिश कही जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी का कि यहाँ के लोगों को कुछ को फंसा दिया और कुछ को स्पॉइल कर दिया। तो एनीवेज, इसी तरह यही सिस्टम, एग्जैक्ट सिस्टम, जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन होती है, अलग से ममालिक बन जाते हैं, इन दोनों ममालिक में यही निज़ाम उसी तरीके से ही राइज हो गया आके। बाद में इसको इसी तरह ही थोड़ी सी स्लाइड चेंजेस के साथ इसी तरह ही एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ परेशानी की बात यह है, जो ब्रिटिश इंडिया की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निज़ाम है, सिस्टम में एग्ज़ाम था, उसे उसी तरह ही इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर मुतारफ़ करवाया गया। उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर बात करते हैं तो अयूब खान के दौर में यही निज़ाम एग्ज़ाम के सिस्टम के थ्रू लंदन में एक सेंटर हुआ करता था जहाँ पे एग्ज़ाम देकर पाकिस्तान के जो उमरा थे, जो बाहर रहते थे, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे, वो वहीं से एग्ज़ाम दे के सीधे ब्यूरोक्रेट्स बन जाते थे। और ये गरीबों की पहुंच से काफ़ी दूर थी यह सिस्टम। जो इस सिस्टम में एक गरीब बंदा जाके पढ़ के लिख के ये एग्ज़ाम नहीं दे सकता था। फिर इसी तरह आके जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो एक अवाम में एक बहुत मकबूल लीडर गुजरे हैं और उसने कॉमन मैन के लिए बहुत कुछ किया है, उसी के दौर में सिविल सर्विस को गरीबों की अप्रोच में लाया और गरीब भी ये एग्ज़ाम दे सके। बहुत सारी चीज़ें नेशनलाइज हुई, तो इस एग्ज़ाम के बारे में भी सोचा गया कि ये गरीब की पहुंच में हो। उसके बाद फिर एक सिस्टम ये हुआ कि गरीब भी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन क्लियर करके सिविल सर्विस सर्वेंट्स बन गए और अभी तक ये सिस्टम आता रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में कोई चेंजिंग नहीं आई। पाकिस्तान 47 में बना, फिर नेशनल लैंग्वेज इसको उर्दू बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उर्दू का सब्जेक्ट पाकिस्तान CSS के अंदर कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यह तो ब्रिटिश सिस्टम ही है और उसी में कोई चेंजिंग अभी तक नहीं आई है। एग्ज़ाम देने का जो प्रोसीजर है, जबकि बरतानिया ने अपने सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन में तो हज़ारों चेंजेस कर दिए हैं। दूसरे जितने भी ममालिक हैं उन्होंने हज़ारों चेंजेस कर दिए हैं। क्लस्टर्स में एग्ज़ाम लेते हैं और डिफरेंट तरीक़ेकार में, जबकि पाकिस्तान में ये निज़ाम शुरू से अभी तक वैसा ही चला आ रहा है। और आज भी जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है वो 1935 से पहले वाले सिस्टम की तरह होता है। सारे रट्टा लगा के इंफॉर्मेशन देना और ये वो इस तरह की कोई इनोवेटिव माइंड, कोई रिसर्च, कुछ भी नहीं। बस वहीं रट्टे से जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन गेन की होती है और वो चल जाता है, मतलब रट्टा चल जाता है आजकल भी। तो इसके साथ ही मैं आजकल के जो कुछ करंट प्रॉब्लम्स ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा। करंट प्रॉब्लम्स की जब हम बात करते हैं, आजकल की जो सिविल सर्विस के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले से हम बात करें तो इसमें यह है, ये मार्किंग ट्रेंड्स और स्कोरिंग सब्जेक्ट्स का एक कंसेप्ट है। ये क्यों है? बहुत सारे जितने भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम दे चुके हैं इन सबको ये पता है कि ये इस साल मार्किंग ट्रेंड इस सब्जेक्ट में ज़्यादा है,
इस साल ये सब्जेक्ट जो है इससे ज़्यादा स्कोरिंग है और कुछ सब्जेक्ट स्कोरिंग है, कुछ स्कोरिंग नहीं है। ये क्या बात हुई? आपकी काबिलियत जांचना है। तो किसी भी सब्जेक्ट में जो आपने लिस्ट बता दी है, उस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट जितना भी बंदा है वो उसके मुताबिक उसको मार्क्स मिलने चाहिए। ट्रेंड्स क्यों हैं? मुझसे बहुत सारे लोग इतफाक़ नहीं करेंगे, लेकिन जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको ये बात पता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में हर साल ट्रेंड्स होते हैं। सब्जेक्ट्स, फलां सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आते हैं, कुछ इसमें ज़्यादा आते हैं। पर्शियन में ज़्यादा क्यों देते हैं? अरबिक में ज़्यादा क्यों देते हैं? क्या अरबिक और पर्शियन पढ़ने वाला क्यों अच्छा ब्यूरोक्रेट बन सकता है? क्या वो अच्छा इंतज़ाम करेगा? हो ही नहीं सकता। कहे कहे दूर दूर से भी रिलेशन नहीं है। क्यों है ट्रेंड्स? क्यों स्कोरिंग है? ये सबसे बड़ा मसला है सिविल सर्विस का। उसके बाद जो दूसरा बड़ा इशू जो है, जिसके ऊपर तो आज तक किसी ने बोला ही नहीं है, बड़े लोग, बड़े सियाने, बड़े फिलोसफर लोग बोलते हैं कि भाई सिविल सर्विस का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, अच्छा नहीं आता, लेकिन किसी सियाने ने आज तक ये नहीं बोला। ये जो मसाइल जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये किसी ने डिस्कस नहीं किया होंगे कि पेपर चेकिंग मेथडोलॉजी क्या है। इसके ऊपर भी सवाल हो सकती है। क्या ठीक से चेक होते हैं पेपर सीएसएस के? अच्छा, अगर होते भी हैं तो दूसरे नंबर पर आप देख लें, एक पेपर चेक करने की फ़ीस कितनी है? सरकारी रेट किसी ज़माने में 35 होती थी और आजकल 100 होती थी, 100 होती है। या उससे उसको बढ़ाने का सोचा है? नहीं सोचा है। 100 में क्या पेपर चेक होगा? 20-30 पेजेस के ऊपर लिखते हैं स्टूडेंट्स, क्या वर्ड बाय वर्ड पेपर चेक होता है? ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरा, क्या सारे पेपर्स वर्ड बाय वर्ड चेक होते हैं या नहीं होते? बहुत बार ऐसा हुआ है। एक्सपीरियंस के मुताबिक बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों के हैं। जब कुछ अच्छा नहीं लिखते हैं तो भी अच्छे नंबर दिए जाते हैं। जब बहुत बेहतरीन पेपर होता है तो उसको ऐसे ही काटा जाता है, जो साइंटिफिकली और मैथमेटिकली दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप किसी के नंबर ऐसे काट दें। ये हो ही नहीं सकता है। अब आपने एक 2-4 सवाल दिए हैं, उनमें से एक बंदा चारों को 50-50% तक आप सही बताता है तो आप 30 मार्क्स देकर उसको फेल करते हैं। तो ये तो इलॉजिकल है, टोटली इलॉजिकल है। तो ये चेकिंग का जो मेथडोलॉजी है, चेकिंग के ऊपर, चेकिंग रिलायबल है या नहीं है, इसके ऊपर किसी ने बात आज तक नहीं की होती है। जबकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इसकी, एक पेपर की तो फ़ी होनी चाहिए 1000 से ऊपर, ताकि जो एग्ज़ामिनर है वो स्टूडेंट के हर वर्ड को चेक करे और उसकी पर्सनैलिटी की पूरी पर्सनैलिटी उसकी बाहर निकल आए। जबकि इसको निगलेक्ट किया जाता है। और क्या सारों को जो पेपर दिए जाते हैं, जिनको पेपर चेक करने के लिए दिए जाते हैं, क्या वो सारे ही इस काबिल है कि वो पेपर चेक कर सकें? क्या बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, ऑक्सफोर्ड से आते हैं, कैम्ब्रिज से भी आते हैं और वो लिखते हैं, उनको भी फेल किया जाता है। उसमें क्या ये बात तो नहीं है जो लिखने वाला चेक करने वाले से ज़्यादा काबिल हो? क्या ऐसी बात तो नहीं है? क्या लिखने वाले के आइडियाज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और चेक करने वाले के आइडियाज़ थोड़ी सी वीक हो? ऐसा भी होता है। क्या वो चेक करने वाले सेटिस्फाई हैं अपनी जो आप पे करते हैं उससे? इन सारी चीज़ों, क्या इन सब के ऊपर कोई वर्कशॉप हुई है? अगर नहीं हुई है, प्रोफेसर है, जो भी है, मेजर जो फोकस जिस चीज़ पे होना चाहिए था, इस पे तो फोकस है ही नहीं। इस पे तो कोई बात ही नहीं करता। टीवी पे आते हैं, एंकर्स बोलते हैं सीएसएस का रिजल्ट वीक आता है, ये है वो है, उसे टाल दिया जाता है। इस सबसे जो मेजर एस्पेक्ट है, जो इसको देखना ही चाहिए, उसे कोई नहीं देखता। बहुत बार ऐसा हुआ है, जिनके मेजर सब्जेक्ट्स में माहिर होते हैं, किताबें लिखते हैं, बड़े फिलोसफर होते हैं, जब उनका पेपर आखिर में फेल होता है, क्या ऐसा हिसाब तो नहीं है कि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में किसी एक का सैंपल दूसरे के सैंपल डिक्लेयर करके, उसे कैंसर डिक्लेयर करके एक तंदुरुस्त बंदे को मेंटली डिस्टर्ब किया जाता है और फिर वही बाद में उसे बीमारियां लाहक हो जाती हैं? क्या इसमें भी ऐसा सिस्टम तो नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं है कि क्या पेपर चेंज होता हो? इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जो कि फोकस न किया गया एरिया है। उसके बाद एक अच्छी खुशखत, गुड हैंड राइटिंग जिसे कहते हैं, उससे इम्प्रेस क्यों होते हैं आज भी? मेरे ख्याल में ये तो एक मिडिवल माइंडसेट है। ये तो एक मिडिवल माइंडसेट है कि हम किसी की हैंड राइटिंग से मुतासिर होते हैं। हैंड राइटिंग की ज़रूरत क्या है आजकल? सिवाय वो चार्ट लिखना, वो साइन बोर्ड लिखना, इसके अलावा उसका काम क्या है? खूबसूरत हैंड राइटिंग से इम्प्रेस होते हैं एग्जामिनर्स, बहुत सारे एग्जामिनर्स। मैं हज़ारों एग्जामिनर से मिला हूँ कि ये व्यू पॉइंट है। ऐसा क्यों होता है? क्या
खूबसूरत लिखने वाला, दफ्तरों में खूबसूरत लिखाना, उनसे क्या साइन बोर्ड्स लिखवाने हैं? नहीं, काम सारा कंप्यूटर में करना होता है। कंप्यूटर में लिखते हैं, टाइपिंग होती है, आजकल ऑफिस में तो ये चलता है। लेकिन ये खूबसूरत हैंड राइटिंग से मुतासिर होना, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा जो खूबसूरत लिखते हैं वो ज़्यादा नंबर सिक्योर करते हैं। उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो चेक करने वाले होते हैं वो तो ऊपर ऊपर से देखते होंगे, फिर खूबसूरत अंदर क्या, उस वर्ड के अंदर क्या बोलता है, ये हमारा मेजर पर्पस होना चाहिए, जबकि ये नहीं है। तो हैंड राइट, ये भी एक मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है इस सिस्टम के ऊपर। तो इसी तरह लास्ट इश्यूज जो है वो है 2012 के बाद बहुत ज़्यादा किलर रिजल्ट्स आते हैं, ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं, 1% 2% पास हो जाते हैं, ये भी हमारी समझ से बाहर है। 2013 में तो एक कैंडिडेट ने सुप्रीम कोर्ट में सू भी किया था कि दे आर डेलिबरेटली दे आर फेलिंग द स्टूडेंट्स। ये आप उसकी कास्ट लिस्ट में देख सकते हैं, किसी स्टूडेंट ने सू किया था। तो 2012 के बाद एकदम से पाकिस्तान का निज़ाम तालीम इतना नीचे क्यों आया, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम जब डिस्कस करते हैं तो कहते हैं, अक्सर टीवी में आके बड़े सियाने लोग कहते हैं कि 90s में अच्छा रिज़ल्ट आया था, फिर 80s में भी अच्छा आया था, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ, क्या 2005 के से पहले, डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ के दौर से पहले, क्या पाकिस्तान में कोई निज़ाम तालीम भी था? मैं तो ये सवाल करूँ। निज़ाम तालीम तो पाकिस्तान में उसके बाद सेटअप हो, एजुकेशनल रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ आई, कंप्यूटर, IT और एवरीथिंग, उसके बाद जो है हम पाकिस्तान की डिग्री जो है वो इंग्लैंड अमेरिका की डिग्रियों के मुकाबले में मस्तनद हो चुकी है, और यहाँ के स्टूडेंट्स उन फॉरेन स्टूडेंट्स के मुकाबले में बराबर या उनसे ऊपर भी निकले हुए। ये रेवोल्यूशन तो 2005 के बाद आया। एजुकेशन तो पाकिस्तान में उसके बाद इंट्रोड्यूस, उससे पहले 2000 से पहले ले लिया आप, एजुकेशन कैसा था पाकिस्तान का? जस्ट 1-2 यूनिवर्सिटीज़ थी, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, और उनमें भी रिसर्च नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और उनमें IT नाम की कोई चीज़ नहीं थी, टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। जस्ट रटिफिकेशन, रटक के थ्रू कुछ डिग्रीज लिए जाते थे। तो ये ट्रेडिशनल सा सिस्टम था। असल एजुकेशनल रिवोल्यूशन एंड इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन तो 2005 के बाद आया है। और जब कहते हैं कि रिजल्ट्स तो 90s में अच्छे आते थे, 90s का ग्रेजुएट और आज के ग्रेजुएट को आप खड़ा कर ले कहीं पे, तो मैं तो ये कहूँगा कि 90s के एवरेज ग्रेजुएट और आज के एवरेज ग्रेजुएट को आप खड़ा करेंगे तो 90s के ग्रेजुएट को तो किसी मुकाबले में नहीं होगा, बल्कि उसको तो अजायब घर में रखने के लायक होगा। जबकि हमारा सिस्टम कहता है कि उस वक्त रिजल्ट्स अच्छे आते थे, आज रिजल्ट्स ख़राब आते हैं। इससे भी मैं इतफाक़ नहीं करूँगा कि 2012 के बाद सिविल सर्विस एग्जाम में 13, 14, 15, 16, 17 अभी तक के किलर रिजल्ट्स क्यों आते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोग 33 नंबर नहीं, मतलब सारे सब्जेक्ट क्लियर कर जाते हैं और एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं। ये क्यों होता है ऐसा? इसके ऊपर भी एक सवाल है। उसके बाद जो है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस के अंदर से जो प्रॉब्लम्स 2013 में हुआ था, 16 में हुआ था, वहाँ से पेपर्स इधर उधर दूसरे पेपर्स डाले जाते थे, इसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ये तो अभी पकड़े गए थे 13 और 16 वगैरह, 13 और 21 में भी इस तरह की एक स्टोरी चल रही है। तो अब ये तो पकड़े गए इश्यूज़, क्या इससे पहले कितने लोग इसी सिस्टम के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू बड़े बड़े ऑफिसर्स बन के दूसरे लोगों के सामने कितने अरिस्टोटल बन गए होंगे, कितने सोक्रेटिस बन गए होंगे इसी पोस्ट ऑफिस के थ्रू। लास्ट में जो इशू है इस एग्ज़ाम के हवाले से वो ये है अनसर्टेनिटी आफ्टर एग्जामिनेशन, अनसर्टेनिटी ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन। ये कुछ हद से ज़्यादा ही होती है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस लंबा है, तो एक साल एग्ज़ाम देते हैं, तो अगले साल फिर अपीयर हो जाते हैं, उसी तैयारी के साथ साथ ही तैयारी करते और भी तैयारी करते अपीयर होते हैं। तो ऐसा भी हुआ है हिस्ट्री में कि जो पहले दिया था उसी एग्ज़ाम में टॉपर्स बन जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस। अगली जो एग्ज़ाम्स जो बाहर अपीयर होते हैं उसमें 3-4 सब्जेक्ट्स फेल होते हैं। बहुत सारे ऐसी केसेस हैं हमारे सामने हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के अब एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में मैंने इतना किया है तो मेरे इतने नंबर होने चाहिए, उसमें कौन सी नई बात है? उसमें मुझे सर्टेन होना चाहिए
मैंने इतना लिखा है तो मेरे नंबर इतने होने चाहिए, लेकिन जबकि इसमें टोटली अनसर्टेनिटी होती है। अभी कल जिसने टॉपर बनना है CSS का, आज उसको पता नहीं होता है कि मैं पास भी कर जाऊँ या नहीं कर जाऊँ। इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी के बाद क्या ये लक की विन रहा है, क्या क्या और कोई प्रॉब्लम है, या इसमें क्या इतनी ऐसी बात है? अगले दिन वो टॉपर बन जाता है और अरिस्टोटल भी बनता है, सोक्रेटिस भी बनता है दूसरे लोगों के सामने। उससे एक दिन पहले उसको पता नहीं होता है कि मैं पास भी कर जाऊँ कि नहीं कर जाऊँ। तो ये जो इतनी अनसर्टेनिटी है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। आज के लिए इतना डिस्कशन काफ़ी है। अगले सेगमेंट में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम सिस्टम है, इसको सक्सेसफुली कोप करने के लिए, इसको पास करने के लिए क्या क्या तदाबीर, क्या क्या सिस्टम्स, क्या क्या टेक्स यूज़ करने हैं, कैसे CSS क्लियर किया जाता है, इसके बारे में अगले सेगमेंट में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे आखिर तक सुना। थैंक यू ईच वन ऑफ यू। थैंक्स।